हेलो एवरीवन, आई होप ईच वन ऑफ यू इज कीपिंग सेफ। तो मैंने एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाया है फॉर द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। बायो का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर रिपीट हो जाते हैं पेपर में या फिर कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, वो सब कवर करे हैं मैंने, अलॉन्ग विद सर्टेन असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस एंड पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस। क्योंकि हमारा जो लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न है 2020 का, उसमें आपको पता होगा कि बहुत सारे assertion reasoning questions भी आपसे पूछे जाते हैं। there are around 3 assertion reasoning questions asked and moreover इसके अलावा कुछ पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं। 2 पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन 2 tables given below। ये जो क्वेश्चन है ये सैंपल पेपर 2020 का क्वेश्चन है। एक बार टेबल देखते हैं और उसके बाद इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो मीन ब्लड शुगर या फिर मीन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स दिए हुए हैं 350, 315, 250, 215, यहाँ तक आपको डॉक्टर्स एडवाइस चाहिए। फिर 180, फिर कुछ और ब्लड शुगर लेवल्स दिए हुए हैं। आपको सारा डाटा ऐसे एनालाइज नहीं करना, आपको क्वेश्चन समझना और उसके बेसिस पे एनालाइज करना है डाटा। क्या आगे बढ़ते हैं। टेबल बी शोज ब्लड शुगर लेवल्स ऑफ पेशेंट एक्स एंड पेशेंट वाई। आपको ये सारा डेटा सिर्फ इतना देखना है कि इससे क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा हुआ है। तो पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। Refer to table B showing the blood report of the levels of glucose for patient X and Y. Infer the disease which can be diagnosed from the following data. अब यहाँ आपने इतना कुछ देखा, ब्लड शुगर लेवल्स दिए हुए हैं पेशेंट एक्स के अलग, पेशेंट वाई के अलग। सो आपको इसमें से सिर्फ इतना एनालाइज हुआ है कि कुछ ना कुछ रिलेटेड ब्लड से रिलेटेड कुछ है या फिर कुछ ग्लूकोज लेवल से रिलेटेड डिजीज है। तो ऐसा आपने सिर्फ एक ही डिजीज पढ़ा हुआ है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल से रिलेटेड होता है, जो कि क्या होता है हमारा डायबिटीज, राइट। दैट इज रिलेटेड टू वेरी हाई ब्लड शुगर लेवल्स फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड। आप क्वेश्चंस करने का तरीका यही रहेगा हमारा जो हमने पहले अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चंस, कि पहले आप क्वेश्चन खुद पढ़ेंगे, खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे पॉज करके वीडियो, और उसके बाद अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहा है देन यू कैन लुक बैक एंड सी कि इसका आंसर क्या है। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी और आपको ये भी पता चलेगा कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया, कौन कौन से टॉपिक्स आपने और डिटेल में स्टडी करने हैं आगे के लिए, राइट। सो यही पैटर्न फॉलो करना आई वुड रिकमेंड यू कि आप पहले क्वेश्चन खुद ट्राई करें अटेम्प्ट करने के लिए, फिर उसके बाद आंसर देखें। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Identify the hormone whose levels in the blood is responsible for the above disease। तो ये जो डायबिटीज है ये किस हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है डिजीज के लिए। सो द हार्मोन इज इंसुलिन। इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियाज रेगुलेट्स द ग्लूकोज इन आवर बॉडी। ये हमने पढ़ा हुआ है कि इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन द बॉडी। जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको रेगुलेट करता है, राइट। This condition occurs if the body does not produce enough insulin or if the cells stop producing insulin। तो आपको इतने डिटेल में नहीं लिखना है, आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये बताया है। आपको सिर्फ इतना लिखना है, आइडेंटिफाई द हार्मोन whose level in the blood is responsible for this disease। तो हार्मोन का नाम क्या है, इंसुलिन हार्मोन, राइट। आपको ये सारे डिटेल में नहीं जाना, 1 नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट ही लिखना है, राइट। सो आपने देखा होगा, मैंने लास्ट टाइम भी मैंने आपको समझाया था कि जो भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस, इसमें जरूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस टेबल के से ही मिले या फिर वो पैराग्राफ जो दिया हो उसमें से ही निकले। कई जगह ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जहां आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा और खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे ये हमारे जो टेबल थी, आपको इन लेवल्स का भी कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ ये बताना था कि ये ब्लड शुगर लेवल से रिलेटेड कौन सा डिजीज है और कौन सा ऐसा हार्मोन है जो इस डिजीज से रिलेट होता है, राइट। तो कुछ ना कुछ नॉलेज अपने आप भी लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपसे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, 4 पार्ट्स आते हैं पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस में, हर पार्ट 1 मार्क्स का होता है। तो सी पार्ट हमारा एमसीक्यू फॉर्म में है। Which of the following diets would you recommend to the affected patient? आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपसे पूछा हुआ है कि अगर किसी को ये वाला डिजीज हो दैट इज डायबिटीज, तो आप उसे कौन सी डाइट रिकमेंड करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज हाई शुगर एंड लो फैट डाइट। पहले हम खुद कोशिश करते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, हम अभी टेबल नहीं रेफर कर रहे इस चीज के लिए। तो क्या है, फर्स्ट है हाई शुगर एंड लो फैट डाइट। सो ऑब्वियसली हाई शुगर तो आप बिल्कुल भी नहीं देंगे डायबिटीज पेशेंट को। लो शुगर एंड हाई प्रोटीन डाइट, ये भी गलत है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। हाई फैट एंड लो फाइबर डाइट। सो क्या है,
वो कह रहे हैं कि फैट की क्वांटिटी ज्यादा हो और फाइबर कम हो। तो डाइट में आपको ये तो पता है, नॉर्मल अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसके लिए भी जो हमारा फाइबर कंटेंट है वो ज्यादा होना चाहिए, राइट, दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ द वेरियस फूड पार्टिकल्स। तो क्या है आंसर, क्या होगा इसका, लो शुगर एंड हाई फाइबर डाइट, दैट इज दी फोर्थ ऑप्शन। तो अगर किसी को डायबिटीज है तो आप उन्हें क्या देंगे, कंजम्पशन ऑफ शुगर तो लो होएगी, लो शुगर एंड हाई फाइबर डाइट। तो आपने देखा होगा ये क्वेश्चन जो मैंने आंसर किया, अब क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे आंसर करने का तरीका इंपॉर्टेंट है, राइट, ताकि आप कल को आपके पेपर में कुछ नया ही क्वेश्चन आएगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करते हैं। मैंने ये वाले क्वेश्चन के लिए टेबल नहीं रेफर करी, मुझे पता था कि डायबिटीज है पेशेंट को, सो उसके अकॉर्डिंग मैंने उसे डाइट सजेस्ट करी। सो आई हैवंट रेफर टू द टेबल। सो जरूरी नहीं है आपके सारे क्वेश्चंस पैराग्राफ को देख के या फिर टेबल्स को देख के ही सॉल्व होंगे। काफी बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। सो डू नॉट रेफर टू द टेबल और द पैराग्राफ फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है। आप पहले खुद आंसर करने की कोशिश करिए कि क्या ये ऐसे अपने आप अटेम्प्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। सो एनीवेज लेट्स गो टू द फोर्थ क्वेश्चन। इसी का फोर्थ क्वेश्चन है, रेफर टू टेबल ए। अब यहाँ स्पेसिफिकली बोला हुआ कि टेबल ए को पढ़ो एंड सजेस्ट द वैल्यू ऑफ द मीन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बियॉन्ड विच द डॉक्टर्स एडवाइस इज नेसेसरी। तो हम टेबल ए पे जाते हैं, ये हमारी टेबल ए है। तो ये टेबल ए को रेफर करना है और इसके अकॉर्डिंग बताना है कि डॉक्टर्स एडवाइस कब, बियॉन्ड विच मतलब जिसके ऊपर डॉक्टर्स एडवाइस हमें नेसेसरी हो। तो आपको दिख रहा है कि 180 तक, यहाँ से अगर नीचे से देखना शुरू करें 50, 80, 115, 150, 180, यहाँ तक सब कुछ सही है, लेकिन उसके ऊपर जितने भी ये हैं, जो भी 180 से ऊपर वाले नंबर है, सब में लिखा हुआ है डॉक्टर्स एडवाइस इज नीडेड, राइट। सो ऑब्वियसली बियॉन्ड 180, अगर 180 mg पर DL ये ग्लूकोज लेवल होता है किसी पर्सन का, तो डॉक्टर्स एडवाइस इज नेसेसरी। सो विल गो ऑन फर्दर। इसका आंसर क्या होगा हमारा, बियॉन्ड विच डॉक्टर्स एडवाइस इज नेसेसरी। तो 180 mg पर DL मतलब इससे ऊपर अगर आपका ब्लड शुगर लेवल है, सो यू नीड डॉक्टर्स एडवाइस। सो आइडियली ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज लेवल या ब्लड शुगर लेवल बात सेम है। दे रेंज फ्रॉम 90 to 130, या आपको पता भी होगा 80 to 120 या फिर 90 to 130 ये हमारी रेंज रहती है बिफोर मील्स एंड बिलो 180 विद इन 1 to 2 hours आफ्टर मील्स। सो अगर 180 से ऊपर जा रहा है तो दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम विद द ब्लड शुगर लेवल्स, आपका एबनॉर्मली हाई हो रहा है ब्लड शुगर लेवल, जिसके लिए आपको डॉक्टर की एडवाइस चाहिए, राइट। सो वील गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। Explain the processes of aerobic respiration in mitochondria of a cell and anaerobic respiration in yeast and muscle with the help of a word equation। आपको word equation लिखनी है। ये सैम्पल पेपर 2020 का क्वेश्चन था, तो मैंने यहाँ पूरा आपको शो कर दिया है कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज थ्रू वेरियस पाथवेज कैसे कैसे होता है। सो ये क्वेश्चन, बिलीव मी, ये क्वेश्चन हर ऑल्टरनेटिव ईयर बोर्ड में पूछा जाता है इन वन फॉर्म और दी अनदर। या तो आपसे ये पूछ लेंगे कि हाउ डज दी ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन ईस्ट, या फिर जनरली सिर्फ ये पूछ लेंगे हाउ डज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बींग्स, या फिर इन माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर पूरा चार्ट पूछ लेंगे आपसे। एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, write a flow chart to explain the breakdown of glucose through the various pathways। so ये किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ आपको पूरा फ्लो चार्ट दिखाया है। इसमें जो पूछा हुआ है सिर्फ ये वाले 2 पार्ट्स पूछे हुए हैं, बट आपको पूरा आना चाहिए। सो ये टेबल आपने NCERT बुक में देखी भी होगी। ग्लूकोज जो होता है दैट इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल is broken down to first into pyruvate। पायरुवेट क्या होता है, पायरुवेट का आपको पूरा केमिकल फॉर्मूला नहीं पता होना चाहिए, सिर्फ इतना पता होना चाहिए दैट इट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। सो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज ईस्ट में क्या होता है, इट ब्रेक्स डाउन इनटू इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है हमारा 2 कार्बन मॉलिक्यूल। इथेनॉल हम डिटेल में आगे भी केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। तो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। नेक्स्ट लैक ऑफ ऑक्सीजन, जैसे हमारे मसल्स में होता है, जब हम बहुत तेज फास्ट एक्सरसाइज करते हैं या फिर बहुत एबनॉर्मली हाई हमारा जो ब्रीदिंग रेट हो जाता है, तो क्या होता है ऑक्सीजन पूरी नहीं पहुंचती बॉडी में, तो उसकी वजह से क्या होता है इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन व्हेन वी ब्रीथ, तो क्या होता है मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं।
क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है बॉडी में, सो लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये तो आपको पता ही है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी इज रिलीज। अच्छा, एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर जब ये वाला प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, राइट, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या होता है, यहाँ एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है, ये वाले प्रोसेस में जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है ये बहुत हाई होएगी। लेकिन अगर यही प्रोसेस लैक ऑफ ऑक्सीजन या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस जो होती है वो इतनी हाई नहीं होती जितनी ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्रोड्यूस होएगी। सो इस चीज का भी ध्यान रखना है हमें। कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन आ गया तो उससे निकल जाएगा। Third question is identify any two parts from the below diagram which carry oxygenated and deoxygenated blood. So ये sample paper 2020 का question है। मेरे को exactly वो डायग्राम नहीं कॉपी डाउन हो रहा था तो मैंने यहाँ पूरा हार्ट का डायग्राम शो कर दिया है। सो प्रॉब्लम हमें ये देखनी है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट, तो हमें उस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सो क्वेश्चन में क्या था कि आपको ए बी से करके, जैसे यहाँ तो मैंने मार्क करे हुए हैं इन सब पार्ट्स, लेकिन प्रॉब्लम में क्या आया था कि आपको ये पार्ट्स खुद मार्क करने थे। तो आपको ऐसे भी आना चाहिए कि एक एक पार्ट अगर आपसे पूछे हार्ट की लेबलिंग तो आप एग्जैक्ट कर सकते हो। और सेम क्वेश्चन आपके एलिमेंट्री कैनाल के लिए भी आ सकता है, राइट, कि आपको एलिमेंट्री कैनाल का पूरा डायग्राम बना हुआ दिया होगा और इंस्टेड ऑफ लेबलिंग्स वहां ए बी सी डी लिखा होगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी, और कोई भी पार्ट्स पूछ सकते हैं। तो डायग्राम्स अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, एग्जैक्टली पूरे डायग्राम्स नहीं आते अब बनाने, अब उसे आइडेंटिफाई करने आता है। अगर कोई डायग्राम बना हो तो उसके वेरियस पार्ट्स को कैसे आप लेबल कर सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना। जो सैंपल पेपर 2020 में था उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था, इसके बहुत सारे पार्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा था, लेकिन यही क्वेश्चन एलिमेंट्री कैनाल के लिए भी आ सकता है बिकॉज दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट डायग्राम जिसमें बहुत सारी लेबलिंग्स है। सो अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम होगा दैट इज इन 2021, हम उस चीज का ध्यान रखेंगे कि जब डायग्राम्स पढ़े तो एक एक लेबलिंग को ध्यान से देखना है। सो यहाँ मैंने डायग्राम की लेबलिंग्स दिखा रखी है पूरी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में ये था कि आइडेंटिफाई टू पार्ट्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा पार्ट है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं और कौन सा डीऑक्सीजनेटेड। सो ये आपको पहले से भी पता है कि जो पल्मनरी आर्टरी होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड जो प्योरिफाइड ब्लड होता है या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है दैट लीव्स आउट थ्रू पल्मनरी वेन। तो ये आपको पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वेन इसमें आइडेंटिफाई करनी थी डायग्राम में, राइट, लेबलिंग्स जो आपको करनी थी इन दोनों की करनी थी। सो दिस वाज फॉर सैंपल पेपर 2020। सैंपल पेपर 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट हम आते हैं, इसी का सेकेंड पार्ट है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। अब ये वाला क्वेश्चन मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल सर्कुलेशन का पूरा आपको आना चाहिए, फ्लो चार्ट भी और उसकी एक्सप्लेनेशन भी। सो यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिखा रखी है और फ्लो चार्ट भी एक्सप्लेन किया हुआ है, दोनों चीजें करी हुई हैं। अगर क्वेश्चन सिर्फ एक्सप्लेनेशन आ जाता है तो आप क्या लिखेंगे, द हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इट पंप्स दिस ब्लड इनटू लंग्स। लंग्स में पंप करता है, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हार्ट में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो वापस पंप आउट करके डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, दैट इज अगेन रिसीव्ड बाय द हार्ट। सो क्या होता है, आपको ये डबल सर्कुलेशन का पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना था। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का नहीं पूछा गया तो इसलिए मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो काफी छोटी है, 3 ही पॉइंट्स बना के दिए हैं। अच्छा, उससे एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि आपको पॉइंट्स बना के लिखना है, जितना हो सके राइट डाउन इन पॉइंट्स। बिकॉज क्या होता है जब कोई भी पेपर चेक कर रहा होता है आपका तो बहुत आसान होता है पेपर चेक करना व्हेन यू हैव रिटन द लॉन्ग क्वेश्चन, स्पेशली द लॉन्ग क्वेश्चंस इन पॉइंट्स। जितना आप पॉइंट्स बना के लिखोगे, जितना आप हाईलाइट करके लिखोगे, उतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है एक पेपर चेकर के लिए आपका पेपर, राइट। सो इस चीज का भी ध्यान रखना है। सो मैंने यहाँ फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। राइट ऑरिकल अगेन डिपेंडिंग ऑन कितने मार्क्स का क्वेश्चन है आपको उतनी एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ेगी। अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है तो इतना सफिशिएंट है कि आप सिंपल सा फ्लो चार्ट एक्सप्लेन कर दो। राइट ऑरिकल से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में एंड देन थ्रू लंग्स it goes to the left auricle, then left ventricle, through the various body organs to the right auricle, right. This makes a complete cycle। ऐसी क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होती है तो 2 बार
जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो 2 बार ट्रैवल करता है थ्रू आउट द हार्ट एंड थ्रू अदर ऑर्गन्स एज वेल, राइट। अगर यही क्वेश्चन आपके 3 मार्कर क्वेश्चन में आ जाए और आपसे फ्लो चार्ट पूछा जाए तो आप ये वाला फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे। आपने स्टडी भी किया होगा फ्लो चार्ट एक्सप्लेनिंग द ब्लड सर्कुलेशन, राइट। सो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी that which then goes through the lungs, then the lungs oxygenate the blood, lungs क्या करते हैं ऑक्सीजनेट कर देते हैं इस ब्लड को, और पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पहले डीऑक्सीजनेटेड था अब ये क्या हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो जाता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, देन इट गोज टू द ऑर्टा which then goes to the various capillaries, arteries and then goes to the tissues। इसका मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी आपको पूरा डायग्राम एक्सप्लेन करने के लिए, तो अभी हम थोड़ा जल्दी जल्दी में कर रहे हैं ये। सो ये पूरा हमारा फ्लो चार्ट है विच एक्सप्लेन्स हाउ द ब्लड सर्कुलेशन टेक्स प्लेस इन द बॉडी, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। 4th क्वेश्चन दैट इज सीबीएसई 2020 लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, 5 मार्कर क्वेश्चन में आया था, लाइफ प्रोसेस का क्वेश्चन। इसके भी कुछ पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम क्वेश्चन का, वाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन काफी आसान है बट डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ, मतलब आपने एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये चीज नहीं पढ़ी होगी। सो क्या है न्यूट्रिशन, क्या होता है प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन ऑफ फूड, जब हम फूड खाते हैं साथ में उसे डाइजेस्ट करते हैं और फर्दर एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है न्यूट्रिशन। तो क्या होता है जब हम फूड खाते हैं तो कहाँ वो उसका यूज क्या होता है, द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है वो वाला फूड, और वो फर्दर हेल्प क्या करता है एनर्जी रिलीज करता है। वो एनर्जी हेल्प करती है हमारी बहुत सारी मूवमेंट्स में, थिंकिंग में और बहुत सारी एक्टिविटीज में। तो न्यूट्रिशन क्या है, ये वाला पूरा प्रोसेस, व्हेन वी कंज्यूम फूड we digest it and then use this food to carry out the various life processes, right। ये प्रोसेस हमारा पूरा न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन के डिफरेंट पाथवेज भी आपने देखे थे कि कैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग होते हैं। तो क्या है इसके बाद क्या है, मोर ओवर इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू फाइट अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस एंड इन्फेक्शंस एंड हेल्प इन परफॉर्मिंग बेसिक डेली एक्टिविटीज। तो न्यूट्रिशन जो हम खाते हैं, जो भी फूड लेते हैं, उसका काम क्या होता है टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। अगर हम कोई भी डिजीज हो जाए तो अगर हमारा न्यूट्रिशन अच्छा, अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी होगी, जैसे आजकल जो पेंडेमिक चल रहा है, तो क्या है यही कहा जाता है कि आप अपने जो इम्यून सिस्टम है उसे स्ट्रॉन्ग कीजिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए। तो क्या होता है इम्यूनिटी बढ़ाने का मतलब कि हम जितना हेल्दी खाना खाएंगे उतना न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा। अब जब न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होएगी, सो विल बी एबल टू फाइट ऑफ वेरियस डिजीजेस, राइट। सो वही चीज मैंने यहाँ लिखी हुई है, द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन टू ह्यूमन बॉडी। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट कॉजेज मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल वाला टॉपिक अगेन इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्री कैनाल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वो जो 2 पेज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी मिस आउट मत करना, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस निकलेंगे। सो क्या होता है जब आप फूड लेते हैं, जब आप फूड को प्रोसेस करते हैं बॉडी में, तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल से नीचे जब वो जाता है तो क्या होता है, कैसे नीचे जाता है, बिकॉज ऑफ द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारी मसल्स होती हैं, ये मसल्स क्या करती हैं, दे रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड, रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और एक्सपैंड करती है, एंड दिस रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन दिस शिफ्ट्स द फूड डाउनवर्ड। जितना ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होती है ये फूड को नीचे शिफ्ट करने में हेल्प करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस व्हिच अकर्स अलोंग द गट, राइट। प्रोसेस का नाम क्या है, पेरिस्टालिसिस। तो ये कहाँ होता है, हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल से जब फूड नीचे जा रहा होता है, दैट अकर्स थ्रू आउट द गट, गट में होता है ये वाला प्रोसेस, राइट। इसी का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब हम, Why is small intestine in herbivorous longer than carnivorous? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, बट आता होगा ये आपको, ऐसे वाला क्वेश्चन है। तो क्या होता है, डाइजेशन ऑफ सेलुलोज takes a longer time because enzymes are produced by a ruminant bacteria that live in the gut of herbivores। अब ये आपको इतनी डिटेल में नहीं करना, आपके जो एनसीईआरटी में जितना दिया हो उतना सफिशिएंट है। कि क्या होता है, जो हर्बीवोरस होते हैं यानी जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ग्रास ईटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं,
तो वो क्या करते हैं, उनमें डाइजेशन ऑफ सेलुलोज होता है, और ये जो सेलुलोज का डाइजेशन होता है ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है, राइट. व्हेन सेलुलोज हैज टू बी डाइजेस्टेड दिस टेक्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम. तो क्या होता है, longer small intestine ensures that food stays for a longer duration and proper digestion is possible. So अगर long intestine जितनी बड़ी होएगी, फूड उतना टाइम लेगा प्रोसेस को पूरा करने में, तो हमारी डाइजेशन उतनी प्रॉपर होएगी. अब यही कार्निवोरस में क्यों नहीं होता, बिकॉज इन कार्निवोरस वी डू नॉट ईट ग्रास और ऐसी चीज नहीं खाते, राइट. तो वी डू नॉट हैव सेलुलोज और कंपोनेंट्स सच एज सेलुलोज. तो क्योंकि हमारी बॉडी में सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता हमारे डाइट में, दैट इज वाई द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज लेस, राइट. इजी क्वेश्चन था बट ठीक है, हमारे पेपर में पूछा गया तो मैंने कवर कर लिया. इसी का फोर्थ पार्ट 5 मार्कर क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चंस पूछे हुए थे, सॉरी. व्हाट हैपेंस इफ द म्यूकस इज नॉट सेक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. तो क्या है, आपको पता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में म्यूकस की सेक्रीशन होती है. अगर ये म्यूकस ना हो तो उससे क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया. Gastric glands in the stomach release हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम, पेप्सिन एंड म्यूकस. जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है उनमें 3 चीजें होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन होता है एंड म्यूकस होता है. म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम पेप्सिन. तो म्यूकस का काम क्या होता है, हमारी जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक है, क्योंकि उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, और आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमारी बॉडी की लाइनिंग से अगर वो टच करेगा तो क्या करेगा, हमारी बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, राइट. सो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन इन दोनों के एक्शन से प्रोटेक्ट करके रखता है. तो म्यूकस क्या है, बेसिकली एक लेयर सी बनी हुई है हमारी बॉडी में, हमारी स्टमक में, जो प्रोटेक्ट करती है, जो इनसाइड हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन प्रेजेंट है उससे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है ये वाली लेयर, म्यूकस की लेयर. इफ म्यूकस इज नॉट रिलीज्ड इट विल लीड टू इरोजन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द स्टमक which may cause acidity and ulcers, right. ulcer cause हो सकता है और acidity, ये दोनों problems है that might be caused अगर mucus यानी वो protective layer जो हमारी stomach में है वो ना हो, right, या फिर वो damage हो जाए. Next 5th question है हमारा, ये आपने देखा होगा, ये 4 questions थे, 5 marker question था. This question was probably of 2 marks. 5th क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी है और सीबीएसई 2016 में भी आया हुआ है, इसलिए मैंने क्वेश्चन कवर किया है टू टेल यू दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल. मैंने सिलेक्टिवली सिर्फ वही वाले क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके पेपर में रिपीटेडली आए हुए हैं, राइट, ताकि आपको उन क्वेश्चंस की या फिर उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो. तो ये डायग्राम है कि कैसे अमीबा फूड डाइजेस्ट करता है. द प्रोसेस, आपको एक एक प्रोसेस और उनकी 1 लाइनर डेफिनेशन, एक लाइन में डेफिनेशन आनी चाहिए. इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये 5 प्रोसेसेस होते हैं दैट इज इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशनल प्रोसेस ऑफ अमीबा. सबसे पहले क्या होता है, सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है, कि आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ अमीबा का डायग्राम. तो सूडोपोडिया क्या होता है, एक ओपनिंग से क्रिएट होती है व्हेन द फूड वैक्यूल एंटर्स, राइट. सो जब वो फूड वैक्यूल एंटर कर जाता है तो एक वैक्यूल सी फॉर्म हो जाती है, देन द फूड इज एनगल्फ्ड, राइट. फूड एनगल्फ मतलब अंदर चला जाता है अमीबा के, देन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस, फिर उसके बाद एसिमिलेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, एंड देन द अनडाइजेस्टेड फूड, जो बचा हुआ फूड होता है वो बाहर निकल जाता है. अब एक चीज का ध्यान रखना है, आपके जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ वो इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, उसमें लेबलिंग्स कम है. सो इट वुड बी बेटर अगर आप ऐसा कोई डायग्राम या फिर और कोई भी डायग्राम आपको नेट से कुछ बेटर मिलता हो तो आप वो वाला डायग्राम बनाइए जिसमें लेबलिंग्स प्रॉपर हो, राइट, बिकॉज यू नो लेबलिंग्स के भी मार्क्स होते हैं. सो एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मैं पिछली वीडियोस में भी बोल चुकी हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स मत मिस आउट करना. बहुत बार क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं, जैसे आपने सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन देखा है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही है. ऐसे काफी बार एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं. सो दीज क्वेश्चंस आर एज इंपॉर्टेंट एज योर अदर इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चंस आर. उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने आपके नॉर्मल एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस होते हैं. तो ध्यान रखना, ये मैंने प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन.
थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है बट चलेगा, इतना आपको आना चाहिए। बायो में ध्यान रखना, केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या होता है, ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। बायो में जरूरी नहीं है कि आपके जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ उतना ही आएगा, आपको थोड़ा सा लेवल ज्यादा करना ही पड़ता है, राइट। तो क्या है मोड ऑफ न्यूट्रिशन का नाम, होलोजोइक। प्रोसेसेस क्या है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको ये पांचों प्रोसेसेस अच्छे से आते होंगे, इनका मतलब समझ आता होगा। इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो अभी आप स्क्रीनशॉट लेकर ये वाली स्क्रीन रख सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। Sixth question, explain how fats are digested in human body. Where does this process takes place? अब ये repeated question है इसलिए मैंने cover किया इसमें CBSE 2011 as well as CBSE 2016। repeat हो गया ये वाला question कि fats कैसे digest होते हैं। छोटा सा ही question है but important है। Fats are digested in small intestine। जो final digestion of fats होती है वो small intestine में होती है, because when the food enters small intestine, बाइल जूस, अब आपको साथ में सेक्रीशंस भी पता होनी चाहिए। बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय लिवर और बाइल जूस का काम क्या होता है, टू इमल्सिफाई फैट, फैट को इमल्सिफाई करना, राइट। बाइल जूस हेल्प्स इन इमल्सिफाइंग फैट, फाइनल एब्जॉर्प्शन के लिए। देन द एंजाइम लाइपेज, उसके बाद क्या होता है, एंजाइम लाइपेज एक्ट करता है, लाइपेज विच इज सेक्रेटेड बाय पैनक्रियास। और लाइपेज का काम क्या होता है, it converts fat into fatty acids and glycerol. Again important question है, hence I have covered this question. Next पे आते हैं 7th question, name the various digestive glands associated with human digestive system, also write its function. अब ये question जो है मैंने यहाँ पूरी टेबल लिखी हुई है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन कभी आया हुआ है पहले, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं इसलिए मैंने टेबल इंक्लूड करी। दोबारा बोल रही हूँ, दिस इज नॉट वन ऑफ द क्वेश्चंस जो पूछा गया हो, लेकिन इसके चांसेस हैं कि आगे पेपर्स में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है या फिर इसका कोई भी छोटा सा पार्ट आ सकता है। जैसे आपसे पूछेंगे कि सलाइवरी ग्लैंड है तो उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, या फिर बाइल जूस के क्या क्या फंक्शंस, अभी पीछे भी हमने बाइल जूस के फंक्शंस देखे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको एज इट इज टेबल पूछी जाएगी, आपको ब्रीफ क्वेश्चंस, इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस निकल सकते हैं, एमसीक्यूज निकल सकते हैं, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस निकल सकते हैं। सो टेबल आपको आनी चाहिए, पूरी की पूरी टेबल। इट वुड बी बेटर अगर आप ये पूरी टेबल कहीं नोट डाउन कर लें और ऐसी जगह पे जहां आपके फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए आपको मिल जाए ये टेबल। सो फर्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड, नेम ऑफ सेक्रीशन सलाइवरी एमाइलेज। सो फंक्शन क्या होता है, डाइजेस्ट स्टार्च एंड कन्वर्ट्स इट इनटू शुगर। फर्स्ट फंक्शन इज टू, मैंने पॉइंट्स में लिखा है आपने देखा होगा, दैट इज अ मच बेटर वे ऑफ प्रेजेंटिंग थिंग्स, राइट। तो आप भी पॉइंट्स में लिखेंगे तो थोड़ा सा बेटर एज मिलती है आपको, थोड़े से बेटर टीचर को लगता है कि हाँ पेपर अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया हुआ है। So mucus present in the saliva makes the food slippery and easy to swallow. तो mucus मैंने पहले भी बताया था, हमारी जो inner lining है वहाँ पे mucus present होता है, that helps to make the food slippery and easy to swallow. So mucus क्या है, basically एक liquid सा jellish medium होता है जो कई हमारे बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होता है और हर बॉडी पार्ट में उसका अलग अलग फंक्शन होता है। नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में नेम ऑफ सेक्रीशन क्या है हमारा, HCl एंड पेप्सिन, दो चीजें सेक्रीट होती हैं। HCl का काम क्या होता है, इट मेक्स द फूड एसिडिक, एंड पेप्सिन डाइजेस्ट फूड। पेप्सिन का काम क्या होता है, फूड को डाइजेस्ट करना। अगेन मैं कह रही हूँ इंपॉर्टेंट टेबल है, कहीं नोट डाउन कर लो क्योंकि ये टेबल से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं। नेक्स्ट लिवर, द नेम ऑफ सेक्रीशन इज बाइल जूस, इट इमल्सिफाइज फैट्स एंड बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट इन इट। फर्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, इट टर्न्स द एसिडिक फूड इनटू अल्कलाइन। जो हमारा फूड लिवर तक पहुंचा वो क्या होता है, एसिडिक होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारी स्टमक में प्रेजेंट है, लेकिन उस फूड को हमें फर्दर अल्कलाइन करना पड़ता है। तो वो काम कौन करता है, ये बाइल जूस, जो हमारे लिवर में बाइल जूस प्रेजेंट है वही वाला काम करता है टू मेक द फूड अल्कलाइन। नेक्स्ट इज पैनक्रियास। पैनक्रियास से सेक्रीशन क्या होती है, पैनक्रियाटिक जूस, या फिर जो तीन एंजाइम्स है ट्रिप्सिन, पेप्सिन एंड एमाइलेज, इन तीनों का अलग अलग फंक्शन भी आ सकता है, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है। ट्रिप्सिन का फंक्शन क्या होता है, डाइजेस्ट प्रोटीन, लाइपेज डाइजेस्ट फैट एंड अमाइलेज डाइजेस्ट स्टार्च। ये आपको अलग अलग भी आने चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम अपने। आगे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस हैं। ये असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस खुद फॉर्मुलेट करे हैं मैंने, बिकॉज
ऐसे आपने पहले देखा होगा कि पहले बोर्ड्स में क्वेश्चन नहीं आते थे, अभी रिसेंट पैटर्न में इंक्लूड हुए हैं। ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए कि असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन में ये 4 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू and but R is not the correct explanation of A. Third option is A is true but R is false, and the fourth option is A is false and R is true. तो ये वाले जो ऑप्शंस होते हैं ये कॉमन होते हैं। इनके बाद जो 3 क्वेश्चन दिए होते हैं उन तीनों क्वेश्चंस में से आपको मार्क करना होता है 1 2 3 4 ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 8 है वैसे हमारा। ए, ये A स्टैंड्स फॉर असर्शन, पूरा वर्ड लिखा नहीं है मैंने। assertion is human heart is a 4-chambered heart. अटेम्प्ट कैसे करते हैं assertion रीजनिंग क्वेश्चंस, ये मैं पिछली वीडियोस में मैं भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपने पहले क्या देखना है कि assertion करेक्ट है या नहीं। करेक्ट है तो टिक करो, नहीं करेक्ट तो वहीं क्रॉस करो। मतलब ये शॉर्ट में करना है आपने पेंसिल से, ऐसा नहीं कि पेपर में आप करके आ गए। फिर उसके बाद रीजन पे देखो कि रीजन करेक्ट है या नहीं। डबल सर्कुलेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बींग्स, तो ये भी सही है। जो हमारा हार्ट होता है उसमें डबल सर्कुलेशन होती है। तो अब ए एंड आर बोथ आर ट्रू। इससे रिलेटेड 2 ऑप्शंस हैं, आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन 1 इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेकंड ऑप्शन में भी यही है, ए एंड आर तो दोनों ट्रू है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो कंफ्यूजन हमेशा 1 और 2 पार्ट में ही होती है, कभी भी 3rd और 4th में कंफ्यूजन नहीं होगी। ए इज ट्रू आर इज फॉल्स तो सीधा पता चल जाएगा आपको। ए इज फॉल्स आर इज ट्रू ये भी सीधा सीधा पता चल जाएगा। सो कंफ्यूजन 1 और 2 में होती है, इसलिए मोस्टली मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो थोड़े से कंफ्यूजिंग हो। सो क्या है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी चाहिए। उसके बाद हमें देखना है कि क्या ये जो रीजनिंग है दैट इज डबल सर्कुलेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बींग्स, ये इसी से रिलेटेड है कि नहीं। ह्यूमन हार्ट इज 4-chambered, तो ऑब्वियसली रिलेटेड है कि ह्यूमन में 4-chambered हार्ट क्यों होता है, बिकॉज देयर इज डबल सर्कुलेशन। जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये 2 बार ट्रैवल करता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ डबल सर्कुलेशन। तो ऑप्शन इज 1 दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। अगर यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही होती लेकिन रिलेट नहीं हो रही होती आपस में, तो ऑप्शन उसका सेकंड होता कि आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेकिन क्योंकि यहाँ रिलेट हो रही है दोनों स्टेटमेंट्स, तो इसका आंसर 1 है करेक्ट। 9th क्वेश्चन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। करना वही है, पहले आपने असर्शन पढ़नी है कि सही है गलत, फिर रीजनिंग पढ़ना है, फिर उसके बाद देखने ऑप्शंस। सो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये करेक्ट बात है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होते हैं। नेक्स्ट, पेप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, तो ये भी सही है कि पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना। तो अगेन कंफ्यूजन कहाँ आ गई, 1 और 2 ऑप्शन में, कि ऑप्शन 1 टिक करोगे या फिर सेकंड टिक करोगे। सो क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात की हुई है, नेक्स्ट लाइन में डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स की बात की हुई है। सो क्योंकि ये दोनों चीजें रिलेटेड नहीं है, राइट। दोबारा समझो ये वाली चीज, ये दोनों चीजें रिलेटेड नहीं है। पहली लाइन में डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, नेक्स्ट में पेप्सिन की बात कर रहे हैं दैट इज इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। दोनों स्टेटमेंट में कोई कोरिलेशन नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, दैट इज both A and R are true but R is not the correct explanation of A. So ऐसे क्वेश्चंस का ध्यान रखना है जिसमें ऑप्शन 2 करेक्ट होता है, मतलब दोनों स्टेटमेंट्स तो सही होती हैं लेकिन R करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होती है की, राइट। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। A, assertion दिया हुआ हमें, प्लांट्स हैव लो एनर्जी रिक्वायरमेंट एज कंपेयर्ड टू एनिमल्स, राइट। आपको ये देखना है कि स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं। नेक्स्ट है रीजनिंग, प्लांट्स डू नॉट मूव, mostly the plant's body consists of dead cells which do not perform any cellular function. So A क्या है, assertion plants have low energy requirement, ये भी बात सही है, right. Next, plants do not move, mostly the plant body consists of dead cells, ये वाली बात भी सही है कि plants move नहीं करते, मतलब कोई significant movement नहीं होता। Geotropism and phototropism उस पे नहीं जाना, right. So they basically contains dead cells which do not perform any cellular function. Statement हमारी correct है, both A and R are true and R is the correct explanation of A. तो ऑप्शन इसका 1 होगा, राइट। रिलेट हो रही है दोनों स्टेटमेंट्स। पहले स्टेटमेंट में भी ये बात कर रहे हैं कि प्लांट्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट लो क्यों होती है, और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की ही लाइंस है, ये मैंने सिर्फ एनसीईआरटी से उठाई हैं
कि उसमें डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है कि प्लांट्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट लो क्यों होती है, बिकॉज उनमें कुछ सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं होती। अब क्योंकि कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं होती तो उनको ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती, राइट। सो बोथ आर रिलेटेड स्टेटमेंट्स, ऑप्शन होगा 1। सो विद दिस आई एंड माई क्वेश्चंस हेयर। हम आगे कुछ और क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, बट अंटिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।